इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ ऑफ द सेल और उसके बहुत सारे रिलेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के संग, पीएच वैल्यू के संग, फ्री एनर्जी के संग और इन पर बेस्ड क्वेश्चन ये हम बता रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, इसको स्टिल करके बार बार देखना है, चाहे आप बोर्ड ले लीजिए चाहे इसको नीट और जेई के लिए देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने समय खराब ना हो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख दी। इसको मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया कैसे याद करते हैं ना, लिखबा, सरका, नमगल, मंजन ऐसे करके 2 मिनट में याद हो जाती है। देखो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, नीचे जाने पर जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो बढ़ता चला जाता है, और आप जानते हैं नीचे जाने पर मेटेलिक करैक्टर जो होता है वो कम होता जाता है, रिड्यूसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो एसआरपी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये मेटेलिक करैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो बढ़िया मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालता है, मतलब उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। तो जो रिड्यूसिंग पावर है वो एसआरपी के इनवर्सली। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको कि ए बी सी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल, इसकी वैल्यू एसआरपी इतना है, इसका इतना, इसका इतना, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है बताओ इसमें से ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर बताइएगा, या ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर बताइएगा। तो देखिए रिड्यूसिंग पावर क्या है, एसआरपी के इनवर्सली है ना। तो जिसका सबसे कम है, ये देखो इन तीनों में सबसे कम है इसका ईएमएफ एसआरपी सबसे कम है, तो रिड्यूसिंग पावर इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। फिर इसका सबसे ज्यादा है तो इसकी सबसे कम हो जाएगी। ऑक्सीडाइजिंग में उल्टा होता है, ऑक्सीडाइजिंग में क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर के ये इनवर्सली है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली हो जाएगी। तो उसका आंसर ये हो जाएगा। इस पर बहुत क्वेश्चन इन्होंने बनाए हुए पेपर में। क्लियर हो रहा है आपको? आप कहेंगे कैसे क्वेश्चन बनाए, तो मैं अभी संग की संग बताता जाता हूं आपको, पहले इसको लिख लीजिएगा। देखिए बस ये फंडा ध्यान रखना जो मैंने बताया है। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये कह रहा है ए बी सी 3 एलिमेंट है, इसका दिया हुआ है 0.5 वोल्ट, इसका माइनस का 3 वोल्ट और इसका माइनस का 1 पॉइंट, ये आया हुआ सवाल है। कह रहा है इनका बताओ ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर पूछ ले या रिड्यूसिंग एजेंट पूछ ले एक ही बात है। तो बताओ ये इसके इनवर्सली, तो जिसकी वैल्यू तीनों में सबसे कम होगी, इसकी सबसे कम है, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये आ गई रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट बताना हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा क्वेश्चन जो है वो देखिए, ये कह रहा है, ये जेई में आया हुआ है, इसमें मुझको गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका ये 4 गिवन है। ये मुझे रिडक्शन पोटेंशियल दे दिए गए हैं और पूछ रहा है इन चारों में से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताइए। ऑप्शन है ये, ऐसे 4 ऑप्शन इसने रख दिए।
अब इन ये क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, ये जेई में आया हुआ है 2020 में। अब आपको बताना है इन चारों जो दे रखी हैं इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा बढ़िया है, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो बताइए ऑक्सीडाइजिंग पावर का एसआरपी से क्या रिलेशन है, डायरेक्टली। तो इन चारों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, इसकी। तो इसका मतलब ये वाला सबसे बढ़िया हो गया, आंसर हो गया। अगर रिड्यूसिंग पूछता तो इनवर्सली थी, तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, इसकी। तो ये सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पूछा है तो देख लो कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है, तो आंसर ये हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं आजकल पेपर में, लिख लीजिए। लिख लिए, चलिए तीसरा क्वेश्चन जो बनाया है इन्होंने इसके ऊपर वो ये कह रहा है कुछ रिडक्शन प्रोसेस दिए हुए हैं ऐसे करके, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना दिया हुआ है। ऐसा ही दूसरा रिएक्शन है, इसकी वैल्यू दी हुई है इतने वोल्ट, फिर दिया है mg, इसकी वैल्यू है इतनी, और लास्ट दिया हुआ ये दे रखा है। अब आप ये बताइए इनमें से सोच के, कह रहा रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताइएगा। तो रिड्यूसिंग पावर बताओ एसआरपी के क्या, इनवर्सली। तो सबसे इसमें ये बताओ सबसे कम किसका एसआरपी है, जिसका कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना माइनस लगा हुआ है आगे, तो सबसे कम वैल्यू इसकी हो गई, नहीं हो गई भाई, इन चारों में माइनस लगा हुआ है आगे, ये ध्यान रख लो। तो जो माइनस में होगा ज्यादा उसकी वैल्यू सबसे कम है, जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा हो गई। तो आंसर हो गया इसकी सबसे ज्यादा है। फिर किसका नंबर आएगा, इसका, mg का। फिर इन दोनों में किसका आएगा, इसका, जिंक का, और लास्ट में निकल का। ये आंसर हो गई रिड्यूसिंग पावर। सिंपल रिलेशन देख लो, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछे डायरेक्टली, रिड्यूसिंग पूछे इनवर्सली। मेटेलिक करेक्टर का मतलब रिड्यूसिंग पावर, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जो बढ़िया मेटल होता है जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है। भाई जो नॉन मेटल होते हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़िया होती है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूसिंग पावर का मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और लूज मतलब मेटल। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और दिखा देते हैं आपका, ये लिख लो इसे। देखिए एक क्वेश्चन 217 में आया हुआ है, वो देख लो। क्वेश्चन ये बता रहा है कह रहा है E0 में दे रहा हूं आपको, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। आप अगर ये सोचें कि साहब आपको कैसे मालूम ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों नहीं है, नहीं तो पूरा सवाल उल्टा हो जाएगा, है ना। तो सिंपल बात है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। तो 3 से 0 हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कम हो जाए मतलब रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। देखो इसका 0 है, इसका -1 है, 0 से -1 क्या हो रहा है, कम, तो रिडक्शन पोटेंशियल है। अब आपको ये तीनों गिवन है, आपसे पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताओ कौन सा है। तो आपको बताया है एसआरपी रिड्यूसिंग पावर के इनवर्सली है, तो इन तीनों में सबसे कम वैल्यू इसकी है, तो ये सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा क्रोमियम। हो गया क्लियर। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ईएमएफ ऑफ द सेल हम आपको बता रहे थे। देखिएगा, इसको लगाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, जो नस्ट इक्वेशन होती है वो ये होती है ओरिजिनल, जो हमको लर्न करनी ही है, क्योंकि ये रेडीमेड है, इसका कोई प्रूव नहीं है। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, इसकी कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं नस्ट इक्वेशन। इसमें एन साइलेंट है, इसको नरनस्ट नहीं नस्ट इक्वेशन कहते हैं। अब इसमें एक एक चीज समझिए, ये क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल, ये है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। वैसे दे दे तो बढ़िया है, लेकिन याद रखिए जो मोर रिएक्टिव होता है, जो ऊपर आता है टेबल में, क्योंकि रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पे रिएक्टिविटी कम होती जाती है ना। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, तो ज्यादा रिएक्टिव जो होता है उसका एनोड बनाते हैं, और जो लेस रिएक्टिव है उसका कैथोड बनाएंगे। तो आप कैथोड किसका बनाएंगे, ध्यान रख लीजिए, लेस रिएक्टिव का, जो टेबल में नीचे आ रहा है। एनोड जो मोर रिएक्टिव है, ये क्या है, दोनों के एसआरपी। तो लेस रिएक्टिव मतलब नीचे आ रहा है, इसका मतलब जिसका एसआरपी मोर हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और मोर रिएक्टिव का मतलब ऊपर आ रहा हो, इसका मतलब जिसका एसआरपी कम हो। तो ज्यादा एसआरपी में से कम एसआरपी माइनस करना है, तो आपके पास ई नॉट निकल आएगा। हाइड्रोजन का कभी भी एसआरपी गिवन नहीं होगा, क्योंकि इसको माना गया है इसका ई नॉट जीरो, रेफरेंस फ्रेम। ये भी एक बार जेई में पूछा गया था कि हाइड्रोजन का ईएमएफ जीरो है, क्यों है, 4 ऑप्शन दे दिए थे, तो उसका ऑप्शन सही कौन सा था, एज्यूम टू बी जीरो, इसे जीरो माना गया है। इससे ऊपर वाले एसआरपी माइनस होते हैं, नीचे वाले प्लस होते हैं। ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, एसआरपी बढ़ता जा रहा है, एसआरपी इंक्रीजेस, ये माइनस में होते हैं, इसको जीरो, फिर पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको जीरो माना गया है। तो देखिए, इसको समझ लीजिए, है ना। जैसे और पहले चीजें बता दूं, आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप जानते हैं, टेम्परेचर केल्विन में लेना है, एफ कहलाता है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे वाला लेक्चर देखिए, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी, इतने कूलाम होती है। पी और आर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अगर कोई मेटल आ जाए कभी, तो मेटल कैसा होता है, सॉलिड, तो उसकी कंसंट्रेशन 1 मानी जाती है। अगर कोई गैस आ जाए तो यहां पर उसको एटमॉस्फेयर में लिखा जाएगा। अगर कोई आयन आ जाए, मेटल आयन, तो उसको आप कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में लिखेंगे, ये बात याद रखिए। तो बेटे एन क्या है, जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, आप कहेंगे कौन से, तो वो मैं क्वेश्चन करूंगा तब समझ में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन जनरली तब लगाई जाती है जब आपको सेल का ईएमएफ निकालना होता है। ई नॉट तो इससे निकल ही आएगा, ईएमएफ निकालना हो तब लगाई जाती है ना। तो एक क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके दिखाता हूं मैं आपको, लेकिन इसकी मॉडिफाइड फॉर्म देखिए पहले। तो मॉडिफाइड फॉर्म जो है इसकी, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड नस्ट की, तो आप जैसे ही इसमें वैल्यू रखेंगे, आर की जगह ये टेम्परेचर केल्विन में क्या होगा, 273 ऐड कर दो, फैराडे कांस्टेंट की जगह ये रख दो, लॉग प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो आप देखोगे इसको सॉल्व करने पर ये आ जाता है, क्या आता है, 0.0591 ओवर एन।
तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये इक्वेशन नस्ट जो है ये लगाई जाती है न्यूमेरिकल के अंदर, ये नहीं लगाई जाती, इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, ये लगाई जाती है। लेकिन ये किस में एप्लीकेबल होगी? केवल 25 में, या टेम्परेचर नहीं गिवन हो। मान लो टेम्परेचर बदल दे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको ये लगानी पड़ेगी, पर 99% क्वेश्चन में यही लगाई जाती है। क्योंकि ये कब लगती है? या तो टेम्परेचर ये गिवन हो या टेम्परेचर इज नॉट गिवन, टेम्परेचर नहीं दिया हो तब लगती है। लिख लो। लिख लिया? तो ये इक्वेशन हमारे लिए मेन है, ध्यान रखो, याद ये भी रखनी है, इसी से तो ये निकल कर आई है वैल्यू रखने पे। आगे देखिए, अब मैं आपको इसे अप्लाई करना सिखाता हूं, कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले नस्ट इक्वेशन लिख लो, ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए। E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 ओवर n लॉग प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये फार्मूला याद रखना है। अब देखिए, है ना, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो जिससे आपको याद रहे। मान लो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये गिवन है, आपको SRP दे रहा है जिंक का एंड सिल्वर का, -3 वोल्ट एंड +1 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में खूब पूछे जाते हैं और कंपटीशन में तो आते ही आते हैं। जिंक और सिल्वर का SRP गिवन है, ठीक है, और हमको इक्वेशन दे दी गई, ये देखिए, ये ऐसे एक आपको इक्वेशन दे दी जाएगी। जिंक आयन की वैल्यू 0.2 m है और सिल्वर आयन की 0.1 m है, ऐसी बना दिया है क्वेश्चन। तो आपसे कह रहा है इस सेल का ईएमएफ निकाल के दिखाइएगा। तो ईएमएफ कैसे निकालेंगे? या लिख लो, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, ये निकालना है आप। तो ये देखते ही आप समझ लेना नस्ट लगानी है। तो पहले क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन लिखी है इसे खोलिए। जिंक से बन रहा है जिंक आयन, देखो 2 प्लस हैं, जिधर जितने प्लस ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। इधर क्या हो रहा है, एजी आयन से एजी बन रहा है, एक प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन लगा दो। जिधर प्लस ज्यादा हो उधर इतने इलेक्ट्रॉन लगा दो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करते समय ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन कट जाने चाहिए। तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट गया। तो नेट इक्वेशन आपके पास ये आ गई। क्योंकि अगर आपको ये नहीं आती ये लिखना, इसको अलग अलग करके जिंक से जिंक प्लस प्लस और एजी आयन से एजी, दोनों को ऐड करो, इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए। इसमें 2 था, इसमें 1 था, तो इसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, एडिंग साइड वाइज। तो इससे आपको 2 बातें मालूम पड़ेंगी। एक तो आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या ये लिखना पड़ेगा, यहां पर एन होता है जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। कितने कैंसिल हुए? 2, तो एन की जगह 2 रखेंगे। अच्छा, अब हमें ढूंढना है ई नोट क्या है। तो वो मैंने आपको बताया था अभी, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड कौन होता है? लेस रिएक्टिव, जो नीचे आता है। तो बताओ इन दोनों में नीचे कौन आता है? सिल्वर। तो इसकी वैल्यू कैथोड की आप यहां लिखेंगे। एनोड कौन है? जिंक, तो वैल्यू ये आ गई। और ध्यान रखना ये पॉजिटिव ही आनी चाहिए। अगर ई नोट पॉजिटिव आ जाता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या फीजेबल है या हो रहा है। तो ई नोट निकल आया, तो सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अब इसमें वैल्यू रखने जा रहा हूं, देखिए ई नोट कितना है? 4। एन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स विच इज कैंसिल्ड आउट, कितने कट रहे हैं? 2।
अभी अभी मैंने बताया था जिनके ऊपर चार्ज नहीं है, जो मेटल है, मेटल मतलब सॉलिड है, इनको नहीं लिया जाएगा, केवल आयन वाली चीज ली जाएगी। तो प्रोडक्ट में कौन आ रहा है? जिंक आयन, तो इसकी वैल्यू 0.2 रख दो। रिएक्टेंट में कौन आ रहा है? एजी आयन, उसके आगे 2 लिखा है। एजी आयन की वैल्यू कितनी है? 0.1। जो आगे लिखे रहते हैं मोल्स, वो कहां चले जाते हैं? पावर में। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया बस। तो ये वैल्यू रखना सीखिए। फिर देखिए एक बार, ये कैसे निकाला है? इस फार्मूले से। कैथोड कौन होता है? लेस रिएक्टिव, जो नीचे आ रहा है। एनोड कौन होता है? मोर रिएक्टिव, जो ऊपर आ रहा है। तो जिंक और सिल्वर में आपको मालूम है ये ऊपर आता है, तो ये एनोड है। इसकी वैल्यू जो है वो यहां लिखेंगे और इसकी वैल्यू यहां लिखेंगे। इससे ई नॉट निकल आएगा, जो कि हमेशा पॉजिटिव आना भी चाहिए। ई नॉट पॉजिटिव का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फिर आप क्या करोगे? ये दिया हुआ है जो सेल, इसको लिखना सीखिए। जिंक से जिंक प्लस प्लस बन रहा है, जिधर प्लस जितने ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन लिख दो। इधर एजी प्लस से एजी बन रहा है, तो इधर प्लस बने तो इधर इलेक्ट्रॉन लिख दो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करते समय इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो। तो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं वो एन होता है। प्रोडक्ट कौन है? ये। रिएक्टेंट कौन है? ये। इन दोनों को लूंगा नहीं क्योंकि इन पे आयन नहीं है, ये मेटल है, सॉलिड है, इनको 1 लिया जाता है। तो क्लियर हो गया कैसे लगाई जाती है नस्ट इक्वेशन? लिख लीजिएगा। अब देखिए, तो ये आप सीख गए। अब लिखो, इसके कुछ रिलेशन बता रहा हूं। लिखो एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? सेल का ईएमएफ 0 हो जाता है। ये कंडीशन लगा दो इसमें। जैसे ही कंडीशन लगाओगे, बताइए ये आएगा नहीं आएगा? आपने पढ़ा है कि अगर ए से बी बन रहा हो इक्विलिब्रियम पे, तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर। तो इक्विलिब्रियम के समय प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं? केसी। तो आप इसकी जगह केसी पुट कर सकते हैं, इससे भी बहुत न्यूमेरिकल निकलेंगे। पर एक बात ध्यान रखना, आईआईटी वाले ने एक बार चकरा दिया था, उसने यहां पर यूं लिख दिया था और पूछा था ये रिलेशन सही है या गलत है। तो ये गलत है, क्योंकि केसी का मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के समय ई तो 0 होता है, तो ई नॉट का केसी से रिलेशन होता है, ई का केसी से कोई रिलेशन नहीं होता है ना। तो ये समझ लीजिए। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपको बता देता हूं। लिखो, देखिए क्वेश्चन है फॉर अ सेल रिएक्शन। हर टाइप का क्वेश्चन कर लीजिएगा। ए प्लस 2b प्लस गिव्स ए प्लस 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 2b। ये दोनों क्या है? सॉलिड है। अगर आयन नहीं लिखा है तो सॉलिड मान लेती हैं। तो कह रहा है द केसी इक्वल टू 10⁴। तो कैलकुलेट ई नॉट, ये निकाल के दिखाइए। अब ई नॉट निकालना है, केसी दिया है, ये रिलेशन लगा दो बस। पर एन क्या लिखोगे? तो पहले इस इक्वेशन को अलग करो, ए से प्लस प्लस बनाओ। एन तभी मालूम पड़ेगा जब आप इनको अलग अलग कर लो। इससे बन रहा है 2b प्लस से बन रहा है 2b, तो इधर 2 प्लस हैं, दोनों को ऐड कर दो। कितने इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं? 2, तो यहां रख दो 2। ये केसी दे रखा है 10⁴, तो ई नॉट निकल आएगा बस। आप जानते हो लॉग में जो पावर में होता है वो कहां आ जाता है? आगे, तो 4 आगे आ जाएगा, log 10 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू सॉल्व करके इतनी आ जाएगी। ये आंसर है आपका, इतने वोल्ट। हो रहा है क्लियर? तो ई नॉट निकालना है, केसी दिया है, फार्मूले में रख दो बस। या उल्टा बोल देगा, ई नॉट दे देगा, केसी पूछ लेगा, एक ही बात है।
हटा दें। चलिए एक क्वेश्चन और देख लो आप। क्वेश्चन ये है कि आपसे कह रहा है 2Fe + 3 2I माइनस और इक्विलिब्रियम का साइन है। ये कह रहा है इससे ये बन गया है और E0 गिवन है 0.235 वोल्ट। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट केसी निकाल के दिखाइए। अब देखो E0 दिया है, केसी निकालना, यही रिलेशन लगा दो दोबारा से। अब इसके लिए पहले आपको n निकालना आना चाहिए। तो n निकालने का तरीका क्या बताया, इन दोनों इक्वेशन को अलग कर लो। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन को अलग करेंगे तो देखिए यहां 6 प्लस आइन है, यहां 4 प्लस है, तो 2 प्लस ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन लगा दो। इसमें 2I माइनस से I2 है, तो यहां 2 माइनस है तो इधर इलेक्ट्रॉन लगा दो। देखो 2 माइनस 2 माइनस, अब ऐड कर दो। तो ऐड करते समय इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, आपने देखा। तो n की जगह क्या रख दोगे, 2। अब बताओ E0 गिवन है, यहां रख दो। तो बताइए इसमें अननोन क्या है, केसी निकाल लो बस, है ना। केसी कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर ले जाओ। अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो इसको इधर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, ये आ जाएगा लॉग केसी। तो केसी कैसे निकालती हैं, लॉग उधर ले जाओ, लॉग इनवर्स को एंटी लॉग कहती। तो ये जो भी वैल्यू है इसका एंटी लॉग देख लो, आंसर आ जाएगा। तो समझ गए इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, नस्ट इक्वेशन पे, और E0 का केसी से रिलेशन है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा इस ईएमएफ का पीएच से क्या रिलेशन है, ईएमएफ का फ्री एनर्जी से क्या रिलेशन है, फ्री एनर्जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या रिलेशन है, और उस पर बेस न्यूमेरिकल कैसे होती है। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना हो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, और अच्छा लगे तो अपने मित्र बंधुओं को भी बताइएगा, ठीक है ना, जिससे मोटिवेशन हो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं। हमारा जो लेक्चर चल रहा है, हमने आपको ईएमएफ ऑफ द सेल के ऊपर क्वेश्चन बताए हैं। तो हमने अभी तक जो क्वेश्चन बताए हैं वो एक तो बताए हैं नस्ट इक्वेशन के ऊपर, ये नस्ट इक्वेशन है, बार बार लिख के देखिए, नंबर 1। दूसरा इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो गया था, 0, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के संग ये रिलेशन निकल आया था। इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट को केसी। ये नंबर 2 फार्मूला निकल आया। इन दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन हमने आपको कराए। अब इसके आगे देखते हैं और क्या रिलेशन है। तो लिखो रिलेशन बिटवीन पीएच वैल्यू एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो कैसे देखेंगे, चाहूं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, पर समझो, मान लो ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का, देख रहे हो ना, +1 से 0 हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये +1 से 0 रिडक्शन हो रहा है। और आप जानते हो E0 जो होता है सेल का, हाइड्रोजन का, कभी दिया नहीं जाएगा, मालूम होना चाहिए 0 होता है, स्टैंडर्ड माना जाता है इसे। तो +1 से 0 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अब इसको आप पुट कर दो यहां से उठा के इस वाली इक्वेशन, तो जरा रखना। तो बताइए E0 की वैल्यू क्या होती है, 0। N क्या होता है, जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अब प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, अब ये गैस है, नहीं गिवन है तो अपने पास से इसको 1 एटमॉस्फेयर मान लो,
रिएक्टेंट कौन है? ये जो आगे मोल होते हैं कहां चले जाते हैं? वो पावर में। ध्यान है आपको। अब ये लॉ की प्रॉपर्टी है, आप सब जानते हो कि ये जो स्क्वायर है ये कहां आ जाता है? आगे। तो पीछे क्या रह जाएगा बताइए? इस एचाइन को ऊपर ले आइए, ये हो जाएगा। और लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है जो पावर में चीज वो आगे आ जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगा। 2 से 2 कट गए, तो ईएमएफ ऑफ द सेल ये आ गया, ये इनटू, अगर मैं इसको माइनस मान लूं तो माइनस लॉग एचाइन पीएच हो जाता है। तो मैंने इस प्लस को 2 बार माइनस लिख लिया, ऐसे माइनस और फिर ब्रैकेट में फिर माइनस। कोई आपत्ति किसी को? भाई माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये माइनस लॉग एचाइन, इसको क्या कहते हैं? पीएच। और माइनस ऑलरेडी बाहर लिखा ही, तो पीएच होता है, आपने पढ़ा इक्विलिब्रियम में, पीएच का ये फार्मूला होता है। तो मैंने माइनस लॉग एचाइन इसकी जगह पीएच पुट कर दिया है। तो ध्यान रखना, ये जो ईएमएफ आया ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर वो कहे नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, तो इसका साइन पलट देना बस। तो आज के बाद आपको ये रिलेशन मालूम होना चाहिए, ईएमएफ दिया हो, पीएच निकालनी हो, तो इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। अभी आपको न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे, इसके ऊपर लिख लो। देखिए, अब इस रिलेशन को याद रखना बस। क्वेश्चन ये है कि हमसे कहा जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग सेल Fe plus O2 plus 4Hi gives, ये रिएक्शन मुझे गिवन है। इसमें जो E0 है सेल का वो गिवन है इतना। वो कह रहा है व्हेन Fe प्लस प्लस इक्वल टू दिस, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू इतना, एंड ईएमएफ ऑफ द सेल इज 1.57 वोल्ट। तो कैलकुलेट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, इसकी पीएच निकाल के दिखाइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले पढ़ लो क्वेश्चन को। ये बताओ E0 गिवन है, E गिवन है, ईएमएफ ऑफ द सेल, तो नस्ट लगेगी, तो बस नस्ट इक्वेशन में पुट कर दो। बोलो E सेल का कितना है, E0 कितना है, 0.0591 ओवर n। n मालूम पड़ेगा जब आप इनको अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे Fe से Fe लिख लो और H से H लिख लो। तो बताना इक्वेशन क्या, यहां लिख देता हूं, इससे ये लिखा हुआ है। अब देखो यहां 4 प्लस है, यहां कोई चार्ज नहीं है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और इधर देख रहे हो आप 4 एचाइन प्लस के हैं और उधर H है, तो यहां भी 4 आ जाएंगे। तो सिंपल मालूम पड़ रहा है 4 इलेक्ट्रॉन कट रहे हैं, तो 4 आ जाएगा यहाँ। जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं दोनों इक्वेशन में, वही तो लगाई जाती हैं। लॉग प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, इस इक्वेशन को देखिए,
तो मैंने आपसे कहा था, ध्यान होगा, कि गैसेस को लेते हैं एटमॉस्फेयर में, आयंस को लेते हैं मोल पर लीटर में, सॉलिड को लेते नहीं है, वन मानते हैं, और लिक्विड फिक्विड का अगर नहीं दिया हो तो वन मान लो। तो बताइए प्रोडक्ट में किसी को लिखेंगे हम? Fe। जो आगे इसके मोल हैं वो पावर में चले जाते हैं, याद है? अच्छा, नीचे कौन आएगा रिएक्टेंट में? एक तो H आइन, एक ऑक्सीजन, इसका भी दे रखा है इन्होंने प्रेशर एटमॉस्फेयर में, ऐसे लिख लो। इसको लेंगे नहीं, मेटल है, इसको लेंगे नहीं, लिक्विड है या एक्वस है। बस आंसर आ गया जी, इसको हटा लो, जगह मिल जाएगी। अब आप मुझे यहां बताओ Fe++ की वैल्यू कितनी दी है? 10⁻⁻3। प्रेशर कितना दिया है ऑक्सीजन का? 0.1। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो H आइन आ जाएगा, और निकालना मुझे pH है। तो बताओ pH और H आइन में क्या रिलेशन होता है? ये आंसर आ गया आपका। जो H आइन आए यहां रख दो, pH आ लिख लीजिए। तो नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रखनी है बस आपको। एक क्वेश्चन आपको और दिखा देती है, सिंपल, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको। वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सेकंड, आपसे कह रहा है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड whose pH equal to 10 is dash dash dash। आप बताइए कैसे करेंगे? अब आपको pH मालूम है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। अब आप चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लो, चाहे रिडक्शन, गिवन तो है नहीं। तो आप चलो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। कैसे निकालेंगे? E इक्वल टू, अभी अभी फार्मूला प्रूव करा था आपने, अगर ये रिडक्शन है तो माइनस आ जाता है आगे, बस इस फार्मूले में रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ये आंसर है। तो एक लाइन का क्वेश्चन बनता है इस पे। आ रहा है समझ में? चलिए अब हम अगले सेक्शन की तरफ चलने वाले हैं। सेक्शन ये है कि साहब इस ईएमएफ का फ्री एनर्जी से रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल एंड फ्री एनर्जी चेंज, इसको कहते हैं फ्री एनर्जी चेंज, या इसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज, या इसका तीसरा नाम मैक्सिमम वर्क डन है। कुछ भी पूछ सकता है पेपर। तो आप बताइए डेल जी का रिलेशन क्या होता है? अगर आपको याद हो, ये होता है मैक्सिमम वर्क डन ऑब्टेनेबल बाय द सेल, इसको कहते हैं फ्री एनर्जी। वर्क डन क्या होता है? QV या QE बोल दो आप। और चार्ज क्या होता है? अगर N मोल है किसी के अंदर तो N फैराडे। तो ध्यान रखिए इसका रिलेशन EMF के संग ये होता है। अगर आपसे यहां स्टैंडर्ड कह दे, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी नॉट लगा दे, तो आप भी नॉट लगा देना इधर। तो ये आपको ध्यान रखना है
कि अगर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पूछे तो ई नॉट लिखना है, फ्री एनर्जी चेंज पूछे तो ई लिखना है। ये फार्मूला एक ही है, नंबर 1 डाल लो। ईएमएफ दिया और डेल जी निकाल लो। अब डेल जी का रिलेशन आपको लगाना है साहब, ये लगा दिया फार्मूला अपने डेल जी का। तो ई की वैल्यू आप मुझे बताएं केसी वाले में क्या होती थी, याद कर लो। याद है 2.303 ओवर एन एफ लॉग के सी। ये कहां से आया याद है आपको? ये आपको ओरिजिनल नस्ट इक्वेशन की तरफ ले चल रहा हूं, रटना नहीं है इसको, याद रखिए। ये ओरिजिनल नस्ट इक्वेशन थी, याद है। इसमें जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है तो ईएमएफ क्या हो जाता है, 0। और प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम में, केसी। बस खत्म, इसको उधर ले जाओ, इक्वल टू हो जाएगा। यही तो रिलेशन है जो मैंने ई नॉट की जगह वैल्यू पुट कर दी है, जो वाली। तो ये जैसे ही आप लिखोगे ये कट जाएगा। तो आप ये याद रखिए, इससे भी न्यूमेरिकल निकलेंगे। वैसे तो रेडीमेड याद होनी चाहिए, पेपर में प्रूफ थोड़ी करोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन हो और फ्री एनर्जी चेंज निकालना हो, ये इक्वेशन लगा देना। ईएमएफ दिया हुआ और डेल जी निकालना हो, ये लगा देना। और तीसरा रिलेशन एक और है, बताता हूं आपको, लिख लीजिएगा। तो ये डेल जी नॉट का केसी से रिलेशन है, ये डेल जी नॉट का ई नॉट से रिलेशन है। और ई नॉट का केसी से क्या रिलेशन है वो मैंने प्रूव कर ही दिया, इसको नंबर 3 लिख लो। और चाहो तो इसको आसान करके भी लिख सकते हो, आपको मालूम है इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आती थी, ये हम पिछले में ही लिख चुके हैं। वो तो मैंने इसको इसलिए दिखाया है क्योंकि ये वैल्यू हमने यहां पुट करी थी, इसलिए दिखाया था। तो ये 3 फार्मूले, ये वाला और ये वाला, इसको ढंग से लिख लो क्योंकि अब मैं इसे यूज करने जा रहा हूं। लिख लिया? देखिए अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन पहला, ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि द डेल जी नॉट फॉर द सेल has been found to be -21.2 किलो जूल। तो कह रहा है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द सेल। अब देखो डेल जी नॉट गिवन है और केसी निकालना है, तो आपको बस रिलेशन मालूम होना चाहिए। अभी अभी आपको रिलेशन बताया था हमने प्रूफ करके, ये लगा दीजिएगा। डेल जी नॉट गिवन है इतना किलो जूल, तो किलो जूल को जूल में चेंज कर लो इनटू 1000। अब मुझे बताओ जब जूल में लेते हैं इसे तो आर जो गैस कांस्टेंट होता है उसकी जगह ये रखते हैं ना, कैलोरी होता तो 2 रख देते। टेम्परेचर किस में रखना है, केल्विन में, लॉग केसी। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, केसी निकाल लीजिए, ये आंसर आ गया। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। दूसरा क्वेश्चन ये है, लिखिएगा,
कैलकुलेट del G naught for the reaction और रिएक्शन जो गिवन है वो ये है mg प्लस दिस mg प्लस प्लस गिव्स ये, और जो गिवन है वो है E नॉट ऑफ द सेल 2.71 वोल्ट। अब देखो E नॉट गिवन है और डेल G नॉट निकालना है, तो एक लाइन का क्वेश्चन, बस हमको रिलेशन मालूम होना चाहिए। अब n निकालने के लिए पहले आपको इनको अलग करना पड़ेगा, याद आ गया? तो जब मैं इसको अलग करूंगा mg से ये और Cu प्लस प्लस से Cu, तो आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं इसमें? 2। तो n क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए इनटू f होता है फैराडे कांस्टेंट, और E नॉट की वैल्यू दी हुई है 2.71। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा है ना वो आंसर आ जाएगा जूल में। हो गया क्लियर? लिख लीजिएगा। हटा दें। अब इससे क्वेश्चन थोड़ा सा सुपीरियर कर लेते हैं। सुपीरियर कैसे? देखिए, थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है ये गिवन है जिंक से जिंक प्लस प्लस और इसकी वैल्यू इतनी गिवन है। ये क्वेश्चन हमें गिवन, और कह रहा है और क्या गिवन है? ई नॉट गिवन। किसके लिए? जिंक प्लस प्लस ऑब्लिक जिंक के लिए, और CD प्लस प्लस ऑब्लिक CD के लिए। ये दोनों गिवन है। तो हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट, हमें क्या निकालना है? एक तो EMF ऑफ द सेल निकालना है और दूसरा डेल G निकालना है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है क्वेश्चन। तो कुछ नहीं है, आप ढंग से देख लीजिए क्वेश्चन को। देखो बेटे, जब मुझे ये कंसंट्रेशन दी रहती है, EMF दिया हुआ E नॉट, E निकालना है, तो आपको मालूम है इस समय नस्ट इक्वेशन काम में आएगी। जब भी कंसंट्रेशन दियो नस्ट इक्वेशन लगा दो, वैल्यू रखो, E निकालना है। E नॉट कितना है? तो मैंने आपको बताया था जब ये दोनों अलग अलग दिए रहते हैं तो E नॉट सेल का होता है E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड किसका होता है? लेस रिएक्टिव। तो अगर आपने पढ़ी हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, ऐसे पढ़ी हो, लिकबा, सरका, नमगल, मंजन, ऐसे पढ़ी हो, तो जिंक ऊपर आता है, CD नीचे आता है। तो मैंने कहा था जो ऊपर है मोर रिएक्टिव है वो एनोड है, जो नीचे है लेस रिएक्टिव है वो कैथोड है। तो आप बताइए ई कैथोड, कैथोड कौन होगा? जो नीचे आ रहा है, तो इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए और एनोड की वैल्यू यहां रख दीजिए। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इससे आपके पास ई नॉट निकल आएगा। उसको यहां रख दीजिए, रख देंगे ई नॉट। चलो अब आ जाओ एन पे।
एन मालूम पड़ता है जब आप इसको अलग अलग करके लिखते हैं। जिंक से जिंक प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सी डी प्लस प्लस से सी डी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कट गए तो यहां एन की जगह आप 2 रखेंगे। ठीक है, ये है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट मालूम पड़ता है जब आप इन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे ऐसे, सी डी प्लस प्लस से सी डी। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, कितने एन कट गए? 2, तो यहां 2 रख दिया है। अब बताइए इसमें प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है? इनको तो लेंगे नहीं, ये मेटल है, इनको 1 लेते हैं। तो प्रोडक्ट ये, रिएक्टेंट ये, तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है गिवन है, देखो यहां पर, और रिएक्टेंट की कितनी है, सी डी प्लस प्लस की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे आपके पास ई निकल आएगा। समझ में आ गई बात? तो जब तक आप इस वाली इक्वेशन को नहीं लिखेंगे, जिंक से जिंक प्लस प्लस और सी डी प्लस प्लस से सी डी, ये नहीं लिखेंगे, तब तक आपको ना तो एन मालूम पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, और ना इक्वेशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मालूम पड़ेगा कौन कौन है। तो पहले ये लिखना सीखिएगा। इससे ई निकल आया, और जब ई निकल आया तो डेल जी निकल ही आएगा। बताइए डेल जी में और ई में क्या रिलेशन होता है? ये एन क्या है जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए? 2। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू ये रही, और ई सेल का आप निकाल चुकी हैं। इससे आपके पास फ्री एनर्जी की वैल्यू जूल में आ जाएगी। बस खत्म क्वेश्चन, लिख लीजिएगा। आ रहा है समझ में बेटे? बहुत आसान है ये, टफ नहीं है क्वेश्चन। चलिए, तो पहले आपको ये इक्वेशन अलग अलग लिखनी आनी चाहिए, तब कर पाओगे क्वेश्चन। देखिए 4th क्वेश्चन, ये कह रहा है मेरे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये इक्वेशन गिवन है, तो आपसे कह रहा है कि इस क्वेश्चन का जो डेल जी है वो गिवन है 960 किलो जूल, ये गिवन है। और आपसे कह रहा है आप पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ऑफ द सेल ये निकाल के दिखाइएगा। ठीक है, ये वैल्यू मुझे निकाल के दिखाइएगा। तो कुछ नहीं करना है, डेल जी गिवन है, ई निकालना है। तो सॉल्यूशन बताइए क्या है? तो आप कहेंगे डेल जी में और ईएमएफ ऑफ द सेल में ये रिलेशन होता है। तो एन तब तक नहीं मालूम पड़ेगा जब तक इस इक्वेशन को ढंग से नहीं लिखेंगे। तो एन क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए यहां पर अगर आप इसकी वैल्यू देखें तो एल टोटल कितने हैं बताइए? 4/3 भाई 2 इंटू 2 4/3, तो एल कितने हैं? 4/3। तो अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं तो आप जानते हो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है। समझ में आ रही है बात? तो देखो इधर एल पे चार्ज इतना था, केवल एल की बात कर रहा हूं, यहां कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो बताइए चेंज कितना आ रहा है? 3 का। तो ये एक एल के लिए वैल्यू निकाली है, एल के ऊपर +3 चार्ज होता है, फ्री पे होता है 0। तो चेंज आ रहा है एक एल के लिए 3 का, पर एल है कितने? 4/3। तो 4/3 के लिए चेंज कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 4 का।
तो एन की वैल्यू यहां 4 होगी। फिर समझ लो, हमें जो एन रखना है वो टोटल चेंज रखना है, कितना है ऑक्सीडेशन नंबर का। तो एल होता है +3, फ्री का होता है 0, तो +3 से 0 चेंज आ रहा है 3 का एक एल के लिए, पर एल है कितने 4/3, इनटू कर दो। एफ देगा नहीं, मालूम होना चाहिए, और ई मुझे निकालना है क्वेश्चन। डेल जी की वैल्यू दी हुई है इतने किलो जूल, इसे जूल में चेंज कर लो, है ना। तो इससे आपके पास ये निकल आएगा कितने वोल्ट है, आंसर आ जाएगा। कलाकारी थी एन निकालना, तो एक ही इक्वेशन दी हो तो एन निकाल लो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से निकल आएगी। तो अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं तो आप इनको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, जिससे आगे वाली वीडियो के लिए मोटिवेशन हो सके।